नमस्कार एंड आई एम वेलकम यू टू अपनी शिक्षा। हाल ही में एशिया में दो बड़ी ट्रेजेडी हुई है, एक तो दक्षिण कोरिया में और दूसरा भारत में। दक्षिण कोरिया में हाल ही में दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में एक भगदड़ मच जाने के कारण 151 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 50 से अधिक लोग कार्डियक अरेस्ट में चले गए। कार्डियक अरेस्ट उसे कहा जाता है जिसे दिल का दौरा कहते हैं या फिर दिल का कोई हार्ट का कोई बीमारी होता है उसे कहते हैं। हुआ क्या कि दक्षिण कोरिया में एक फेस्टिवल मनाया जा रहा था जिसे कहते हैं हैलोवीन पार्टी। ठीक है, हैलोवीन पार्टी, इसमें 1 लाख से अधिक लोग जमा थे और अचानक भगदड़ मच जाने के कारण सभी लोग इधर उधर भागे और जिस कारण से एक दूसरे पर चढ़ गए या इधर उधर करके भागते समय 151 लोगों की मृत्यु हो गई और 50 से अधिक लोगों को कार्डियक अरेस्ट में दिखा गया। अब इस घटना के बाद तमाम पूरे देश के पूरे विश्व के जितने भी बड़े बड़े देश थे सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। सभी अपनी कॉन्सोलेशन जो होता है वो प्रतिक्रिया देना, सद्भावना देना, सब इसके प्रति अपनी सद्भाव व्यक्त करना। इसी के बाद जस्ट क्या हुआ कि भारत में दूसरी ट्रेजेडी घट गई। भारत में हुआ क्या कि गुजरात राज्य के एक शहर है मोरबी शहर, वहाँ पर एक केबल ब्रिज था। आप गूगल मैप पर देखिएगा ना तो ये आपको ब्रिज ये दिखेगा और ये नदी का नाम है आपका मोचुचू नदी। ठीक है, नदी का नाम है मोचुचू नदी और ये जो ब्रिज है ना इसका नाम है झुलटू ब्रिज, झुलटू पुल कहा जाता है इसे। मोरबी जगह का नाम है ना, मोरबी ब्रिज तो बोला जा रहा है बट इट इज़ नॉट मोरबी ब्रिज, ये झुलटू पुल है इसका नाम और जगह का नाम है मोरबी। ओके, आगे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एनडीआरएफ। एनडीआरएफ का मतलब होता है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ऑप्शन आपके सामने ये है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है और इस क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के एंड में दूंगा। ठीक है, चर्चा करते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये एक केबल ब्रिज था जो झुलटू पुल के नाम से जाना जाता था, मोचुचू नदी पर था और जगह का नाम था मोरबी। अब क्या है कि इस ब्रिज के टूटने की वजह से 143 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। ये घटना घटा करीब 6:40 शाम में। ठीक है, आखिर ये ब्रिज टूटने का कारण क्या है तो देखो, जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, एक तो कहना है रीज़न ये है कि वहाँ पर ओवरलोडेड था, इसका कैपेसिटी जो है वो 150 के लगभग बताया जाता है, लेकिन उस पर कितने लोग थे, 500 से अधिक लोग थे। अच्छा, उसके बाद भी क्या हुआ कि ब्रिज पर वो सभी ऐसा कह रहे थे कि उस पर जंप कर रहे थे, जंप करने की वजह से वो ब्रिज टूट गया। ठीक है, दूसरा रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न जो मेरे अनुसार है वो ये है कि इस ब्रिज को पब्लिक के लिए पिछले 7 महीने से बंद किया गया था मरम्मत के लिए। मरम्मत करने के लिए एक प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था जिसका नाम था ओरेवा कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था इसको रेनोवेट करने के लिए, मरम्मत करने के लिए। नवीकरण करने के बाद इसको पहले सरकार की अनुमति मिलनी थी, सरकार की अनुमति मिलने के बाद इसे पब्लिक के लिए ओपन करना था, लेकिन बिना सरकार के अनुमति के 26 अक्टूबर को ही इसे पब्लिक के लिए खोल दिया गया। अब इसके फिटनेस का तो टेस्ट हुआ नहीं, फिटनेस का टेस्ट नहीं हुआ, लोगों के लिए ओपन कर दिया गया, ओवरलोडेड हुआ जिस कारण से ये गिर गया। तो इसमें चूक सबसे बड़ी उस कॉन्ट्रैक्टर की है, यानी कि वो जो प्राइवेट कंपनी है उसकी है ना। अगर वो फिटनेस टेस्ट करवाते, सरकार फिटनेस टेस्ट करती तो शायद ये अनुमति नहीं देती क्योंकि ये फिटनेस में पास नहीं हो पाता। अंग्रेजों के समय में ही 20 फरवरी 1879 को बनना शुरू हुआ था और 1880 में ये बनकर तैयार हुआ था। मतलब आप मानकर चलो तो कितना साल हो गया, 140 साल पुराना ये ब्रिज है, अंग्रेजों के समय का ये। अब 140 साल पुराना ये ब्रिज है तो सोचकर देखा जाए कि 140 साल पुराना ब्रिज को मरम्मत रेगुलर होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिर वो कमज़ोर तो होना ही है और वही मरम्मत का काम चल रहा था उसका। इसकी लंबाई जो है वो 765 फीट है और मीटर में बोलिएगा तो 233 मीटर। ठीक है, क्या ऐसा घटना पहले भी कभी घटा तो देखिए, चूँकि जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए पुल हैं वो बहुत पुराने हो गए हैं तो उसको फेल होने के या टूटने के तो चांसेस बढ़ ही जाते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है कि उन पुलों को, उन ब्रिजों को समय समय पर मरम्मत किया जाए। ठीक है, ऐसी घटनाएं पिछले कई सालों में बहुत घटी हैं जिसमें से कुछ मुख्य रूप से ऐसे हैं। वाराणसी कैंट पर रेलवे हादसा जो 2018 में हुआ था, रफ़ीगंज रेल हादसा जो कि 2002 में हुआ था, काडलुंडी रिवर ब्रिज हादसा जो 2001 में हुआ था, ऐसे ही पैदल पुल हादसा 2006 में बिहार के भागलपुर में हुआ था, विवेकानंद फ्लाईओवर ब्रिज हादसा जो 2016 में कलकत्ता में हुआ था, सावित्री नदी का पुल हादसा जो कि 2016 में मुंबई गोवा ब्रिज के पर हुआ था, पंचगुट्टा फ्लाईओवर ब्रिज हादसा जो कि 2007 में हुआ। तो ऐसे ऐसे कई बड़े घटना हो चुके हैं, है ना। तो अब इन सब से बचने के लिए हमारे पास ऑप्शन यही है कि जो पुराने पुल है उनको मरम्मत किया जाए। इन सबको मरम्मत करने के लिए कमेटी का गठन किया जिसे कहा जाता है इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, IBMS का गठन अक्टूबर 2016 में ही किया गया और इस मैनेजमेंट सिस्टम का काम यही रहेगा कि ये जितने भी लगभग 6400 से भी अधिक पुराने ब्रिज हैं इंडिया में,
अब इन सभी को पहचाना जाए और इन सब का मरम्मत टाइम टू टाइम किया जाए, इन सब का रेटिंग किया जाए और इसका समय भी निर्धारित किया जाए ताकि एक प्रॉपर टाइम ऑफ इंटरवल के बाद इसकी मरम्मत की जा सके, है ना। तो आपको दूसरा पॉइंट ये भी याद रखना है कि इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना 2016 अक्टूबर में हुआ था और किया कौन था, तो नितिन गडकरी ने किया था, ठीक है। अब इंडिया में जब ये ट्रेजेडी हुआ इंडिया में, तो जिस तरह से साउथ कोरिया में हुआ तो पूरे विश्व के तमाम बड़े बड़े देश ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की, है ना। तो ऑब्वियसली इंडिया में भी हुआ, तो इंडिया तो एक बहुत बड़ी कंट्री है और इसमें अगर कुछ हुआ तो अगल बगल के देश तो अपनी प्रतिक्रिया देनी ही चाहिए, जिसमें कि सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करने वाला कोई देश था तो वो था रशिया। पुतिन साहब ने पीएम को स्पेशली एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में अपनी संवेदना व्यक्त की, मरने वाले व्यक्तियों के लिए अपनी संवेदना जाहिर की। उधर भी गल्फ़ कंट्रीज़, देखिए ये वाला जो है ना वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया, इसे गल्फ़ कंट्रीज़ कहा जाता है। इसमें ओमान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यहाँ के भी लोगों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। लेकिन प्रॉब्लम एक जगह यहाँ पर यह है कि अमेरिका ने अभी तक कोई भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की, जबकि साउथ कोरिया में हुआ तो उन्होंने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया अपनी रिएक्शन शो किया, बट इंडिया में हुआ तो बहुत लंबे समय, अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, फिर भी अभी तक उनका कोई रिएक्शन आया नहीं है। यूएसए इसी चीज़ में पीछे हो जाता है, भले ही अभी अमेरिका इंडिया के साथ मिलकर काम करना चाहता है, लेकिन इन सब में अमेरिका पीछे रह जाता है। अब सोच कर देखो, जब हमारे ऊपर कुछ संकट आया है तो हमारे पास जो पहले आएगा एक इमोशनली वो अटैच ज़्यादा हो जाता है, जो कि रशिया में है। रशिया बहुत जल्दी प्रतिक्रिया जाहिर किया अपना, तो कहीं ना कहीं इमोशनली इफ़ेक्ट तो पड़ जाता है और उसी में पीछे रह जाता है अमेरिका। अमेरिका अभी तक, या फिर फ्रांस के भी अभी तक कोई भी रिएक्शन इसके प्रति नहीं आया है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक कहते हैं ना कि फॉरेन अफेयर्स को समझा जाए, है ना, कि कहाँ हमारा फॉरेन पॉलिसी, अपना फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छा है, अभी के समय में फॉरेन पॉलिसी अपनी बहुत अच्छी है। फॉरेन पॉलिसी अगर यहाँ के मामले में कमज़ोर अगर माना जाए तो अमेरिका की दिख रही है, ठीक है। खैर, अब इसके बाद एक पॉइंट पर और चर्चा होनी ज़रूरी है, वो चर्चा है कंपनसेशन की। सरकार ने ये निर्धारित किया कि जितने भी मरने वाले लोग हैं उन सब के परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। अब सोच कर देखो कि इस महंगाई के समय में 4-4 लाख रुपए अगर मुआवजे के तौर पर देते हैं तो जिसके घर में कमाने वाला ही चला गया होगा, है ना, कोई कमाने वाला होगा वही चला जाएगा, तो उसके घर में 4 लाख में क्या कंपनसेशन हो पाएगा। तो आई थिंक ये कंपनसेशन जो है वो बढ़नी चाहिए, है ना। अब आपके क्वेश्चन का आंसर कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एनडीआरएफ। एनडीआरएफ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये है एनडीआरएफ का कुछ डिटेल। एनडीआरएफ की स्थापना जो है वो 2006 में की गई थी। इसका जो ज्यूरिसडिक्शन किसके अधिकार में आता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधिकार में आता है। हेडक्वार्टर जो है वो है आपका न्यू दिल्ली में। मोटो आपदा सेवा सदैव, ठीक है। और अभी के समय में इसके मिनिस्टर जो है वो है अमित शाह। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।